प्रवीण कहानी क्लब में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी का नाम है पिशाच और ये कहानी इतनी डरावनी और भयानक होने वाली है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए अपने कहानी को शुरुआत करते हैं। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जाने लगा। अंदर बहुत अंधेरा था। कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। कमरे की हर एक चीज इधर उधर बिखरी पड़ी थी। सीलन से भरी दीवारें और चारों तरफ फैले मकड़ी के जाले, सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। कमरे में एक तरह का सन्नाटा छाया हुआ था और अंधेरे कमरे में छाया हुआ सन्नाटा कमरे को और अधिक डरावना बना रहा था। इस खौफनाक सन्नाटे में मुझे अपने पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं उस अंधेरे कमरे में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी एकाएक एक चमगादड़ों का झुंड मेरे पास से गुजर गया। मैं घबरा गया। मेरी सांसें लोहार की धोखनी की भांति चलने लगी और मेरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। मैं कुछ देर वही खड़ा रहा, फिर कुछ साहस करके आगे बढ़ा। मैंने वहाँ जो देखा उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब मुझे देखना पड़ेगा। मैंने देखा कि सोना कमरे के कोने में सहमी सी डरी सी बैठी है। उसके काले घने बाल इधर उधर बिखरे पड़े हैं। कपड़ों की हालत ऐसी मानो किसी ने नाखूनों से नोच नोच कर सारे कपड़े फाड़ डाले हो और बेचारी कपड़े के चिथड़ों को लपेटे हुए उसकी लाल लाल आंखें और आंखों के चारों तरफ काले धब्बे इस बात को बयां कर रहे हैं कि वो कई रातों से सोई नहीं है। वह उस छत की तरफ मुँह करके उदास खोई सी बैठी थी। मैंने उसे आवाज लगाई, सोना सोना। वो आवाज सुनकर चौंक पड़ी। मुझे देखकर पहले तो वो पीछे हटी जैसे कि मैं कोई अनजान हूँ। फिर मेरे गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मुझे बचा लो आदित्य, मुझे बचा लो। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार देगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा। आदित्य ने कहा, कौन नहीं छोड़ेगा सोना, मुझे बताओ। घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सोना ने घबरा कर कहा, वो आ गया है, वो आ गया है, तुम्हारे पीछे है, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सबको मार देगा। वो आ रहा है। मैंने पीछे देखा, मुझे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने सोना को संभालते हुए कहा, पीछे तो कोई नहीं है। वो अभी भी बार बार यही कह रहे थे कि वो आ रहा है, वो आ गया है। इतना कहते कहते सोना बेहोश हो गई। ये देखकर मैं घबरा गया। मैं वहाँ से उठकर चलने लगा। चलते हुए मैं कुछ सोचने लगा। 2 साल पहले लगभग मार्च के महीने में मेरी इंटरमीडिएट की परीक्षा पूरी हुई। इसके बाद मैंने जेईई की परीक्षा दी और काउंसलिंग के लिए मुझे आईटीआई कानपुर मिला और यही मेरी मुलाकात सोना से हुई। मैं और सोना हम दोनों एक साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई शुरू की। अब ज्यादातर समय मैं और सोना साथ साथ बिताने लगे, साथ ही पढ़ना, साथ ही खाना पीना, यहाँ तक कि कॉलेज की छुट्टियों में साथ साथ घूमना आदि। अब मेरे और सोना के बीच प्यार होने लगा और हमारे प्यार की बातें सारे कॉलेज में फैल गई। कॉलेज की छुट्टियों के दिन निकट आ गए। सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए तैयारी करने लगे। मैं भी अपनी छुट्टियां बिताने के लिए गांव जाने की तैयारी में लग गया। मैं अपने कमरे में सामान पैक कर रहा था। मेरी ट्रेन रात में 10 बजे की थी। मैं एक एक चीज को संभाल संभाल कर रख रहा था। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा बजने लगा, जैसे कोई बाहर से दस्तक दे रहा हो। मैं, कौन है? उधर से आवाज आई, मैं सोना। मैं, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। वह मेरे पास आई और पलंग पर बैठ गई। मैं बोला, इस बार की छुट्टियों में मम्मी पापा के साथ कहाँ जाने का इरादा है? सोना, कहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ इस बार घर पर ही रह जाऊँ। मैं, क्यों, घर पर बैठे बैठे बोर होना है क्या? सोना, नहीं, इस बार पापा ने लड़का देखने का फैसला किया है। मैं, परंतु सोना, तुमने उन्हें हमारे बारे में नहीं बताया? सोना ने रोते हुए कहा, वह तुमसे मेरी शादी नहीं करना चाहते। मैं, क्यों? सोना, पता नहीं। मैं फिर कुछ ना बोल सका। सोना, फिर छुट्टियों के बाद मिलोगे? मैं, अब मिलने का क्या फायदा? इतना कहकर मैं गुस्से से वहाँ से चला गया। सोना वही बैठी रही। शाम को मैं गाँव आ गया। शायद सोना भी अपने घर पहुँच गई होंगी। औरों की छुट्टियां ना जाने कैसे बीती, परंतु मैं उन दिनों बहुत उदास रहा। काम में मन नहीं लगता था। छुट्टियां खत्म होने के बाद मैं फिर कॉलेज लौट आया। वहाँ मुझे सब मिले, परंतु सोना नहीं मिली। मैंने सोचा शादी के चक्कर में शायद कॉलेज आने में देरी हो गई होगी। कुछ दिन मुझे सोना दिखाई नहीं दी। तब मैंने सोचा कि सोना की सहेली को, जो उसके गांव से आई थी, मैंने उसे बुलाया और कहा, स्नेहा तुम्हारी दोस्त नजर नहीं आती, कहाँ है? वह मेरे सवाल को सुनकर दुखी हो गई। मैंने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? स्नेहा ने कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, सोना जब से कॉलेज से गई बीमार रहने लगी, खाना पीना भूल गई। अब वो किसी से बात भी नहीं करती, अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठी रहती है। कभी कभी इतनी बुरी तरह से चिल्लाती है कि इंसानों की रूह भी कांप जाए। कभी कभी अपने आप से बातें करने लगती है और कभी कभी रोने लगती है और तो कभी कभी हंसने भी लगती है। कभी कहती है वो मुझे मार देगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कभी अपने आप ही हवा में उल्टी लटक जाती है। मैंने चौंकते हुए पूछा, क्या ये सच है? स्नेहा ने कहा, हाँ। मैंने कहा, स्नेहा, क्या तुम उसके घर का पता बता सकती हो? उसने मुझे सोना के घर का पता दिया। मैं शाम की ट्रेन से सोना के घर पहुंचा। वहाँ मुझे सोना के मम्मी और पापा मिले। मुझे देखते ही सोना के पापा के आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा, अंकल, सोना अब कैसी है? बेटा, अभी भी सोना की हालत पहले जैसी है। अंकल, मुझे स्नेहा के द्वारा सोना के बारे में पता चला। वैसे सोना को क्या हुआ था? अंकल, पता नहीं बेटा, जब से कॉलेज से आई तभी से इसी हालत में है।
मैं सोना को देख कर आता हूँ। इतनी बातों को सोच ही रहा था, तभी मेरा पैर दरवाजे के दहलीज पर लगा और मैं अपने अतीत को छोड़कर वास्तविक दुनिया में लौट आया। मैं सोना की हालत से बहुत दुखी था। मैंने जाकर सोना के पिता से पूछा, अंकल इसे खंडर जैसे कमरे में क्यों रखा है, या आसपास कोई घर भी दिखाई नहीं देता? अंकल, बेटा सोना की हालत रात को बहुत खराब हो जाती है। वह रात को अजीब अजीब तरह की आवाज निकालती है, इसी कारण से इसे गाँव से दूर रखा है। मैं, अंकल मेरा विचार है कि सोना पर शायद कोई भूत प्रेत है। अंकल, बेटा हो सकता है क्योंकि सोना उस रात बहुत देर से लौट आई थी। मैं, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी कोई तरकीब निकालूंगा, सोना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। सोना के पापा ने मुझे अपने घर के ऊपर वाला कमरा रहने के लिए दिया। मैं अपने कमरे में बैठा था और सोच रहा था कि मैंने सोना के पापा को दिलासा तो दे दिया है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, परंतु मैं ऐसा क्या करूँ जिससे सोना जल्दी से ठीक हो जाए। इसी बात को सोचते सोचते मैं खिड़की के पास गया और गाँव का नजारा देखने लगा। चारों तरफ अंधेरा था, तारे आकाश में निकले हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। मैं ये सब देख ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र दूर एक शमशान में गई। वहाँ एक हवन कुंड में आग लग रही थी। पास ही तंत्र मंत्र का सामान रखा था। एक तांत्रिक बार बार हवन कुंड में आहुति देता था और कंकाल की खोपड़ी पर सिंदूर लगाता था। मैं उसे आश्चर्य से देख रहा था। उसे देख मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सोचा, यह तांत्रिक तो काली शक्तियों के दैत होते हैं, मुझे इन्हीं से जाकर सोना के बारे में बात करना चाहिए। यही सोचकर मैं तांत्रिक के पास जाने लगा। कुछ ही देर में मैं वहाँ पहुँच गया। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था, ओम काली नमः, जय चामुंडाई विच्छे नमः, जय चामुंडाई विच्छे ओम काली नमः। मैं घुटनों के बल तांत्रिक के सामने बैठ गया और तांत्रिक से बोला, बाबा मैं एक समस्या लेकर आया हूँ, कृपया करके आप उसका समाधान करें। तांत्रिक बोला, बच्चा क्या समस्या है तेरी? मैंने तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक, बेटा उस बच्ची पर काले जादू का साया है। काले जादू के सहारे किसी ने अपने घर का काला साया उस बच्ची पर डाल दिया। जब सोना घर आ रही थी तभी उसने चौराहे पर एक टोटके पर अपना पैर रखा, तब से वह पिशाच सोना के पीछे पड़ गया है। मैं, बाबा इसका कोई उपाय है? तांत्रिक बोला, हाँ बेटा इसका एक उपाय तो है, परंतु वो बहुत कठिन है। इसमें एक सदस्य की जान जाएगी। पिशाच बहुत ताकतवर है, वह एक आदमी को लेकर ही जाएगा। मैं केवल बच्ची को बचा सकता हूँ, घर के एक सदस्य को अपनी जान देनी होगी, और वह जान किसकी होगी यह तो सिर्फ पिशाच ही जानता है। तांत्रिक की इन बातों को सुनकर पहले तो मैं घबरा गया, फिर राजी हो गया। तांत्रिक ने मुझे एक ताबीज दिया और थोड़ी सी राख दी और कहा, बेटा ये ताबीज लड़की के हाथ में बांध देना। जब तक ये ताबीज उसके हाथ में होगा पिशाच उसे कुछ नहीं कर सकता, और ये राख उसके कमरे में फैला देना। मैंने वैसा ही किया। मैंने ताबीज को सोना के हाथ में बांध दिया और राख को उसके कमरे में छिड़क दिया, परंतु पिशाच बहुत ताकतवर था। अगली सुबह सोना के घर के लिए बहुत शोकदायक हुई। सोना के पिता की मृत्यु हो गई। वह पिशाच उन्हें लेकर चला गया। मैं इस बात से बहुत पछता रहा था कि मैं सोना को तो बचा पाया लेकिन उसके पिता को नहीं बचा पाया, और मैं इस बात से भी खुश था कि मैंने सोना को बचा लिया है। मैं सोना को लेकर कॉलेज आ गया, परंतु सोना पहले जैसी नहीं थी। वह सुनसान बैठी रहती थी। मैंने सोचा कि वह अपने पिता के दुख के कारण ऐसा करती होंगी, परंतु एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा सोना का शरीर हवा में लटका हुआ है, और पिशाच बोला, मैं वापस आ गया हूँ, अब तुम्हारी बारी। तो बस आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट्स करके बता सकते हो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।